सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी CUET जनरल टेस्ट जो है उसके PYQs को आज हम लोग ऑपरेशन करेंगे। और आज का ये सेशन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है और आंसर का नहीं होगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, कितनी सारी चीज़ों को हम लोग एक क्वेश्चन के साथ में क्लियर करेंगे। इससे आपका जो है नॉलेज एक तरीके से इम्प्रूव होगा। और साथ ही साथ ये है कि एक क्वेश्चन को करने के बाद में CUET जनरल टेस्ट के नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को जब आप उठाएंगे तो उससे कई सारे क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि जनरल टेस्ट में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसका कहीं ना कहीं रिलेशन पिछले साल के क्वेश्चन से है ही, है ना। कभी क्या कर दे रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ऑप्शन है इसको मैच द फॉलोइंग में दे रहे हैं ना, या तो फिर वो इस तरीके से कर दे रहे हैं कि एक कोई ऑप्शन को हटा के उससे क्वेश्चन बनाते रहे ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक एक करके आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा और साथ ही साथ जो मैं डिटेल आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा। हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज। अब यहाँ पर फर्स्ट CDS के बारे में आपसे पूछा जा रहा है ना, CDS से लेकर। अब यहाँ पर जो है कि CDS से रिलेटेड अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो है हमारे पास में क्या आता है, द कारगिल रिव्यू कमेटी, है ना। अब ये कारगिल रिव्यू कमेटी जो है कब बना था, 2000 में ये बना था, है ना। सन 2000 में ये हमारा बना था, जिसको लीड कौन कर रहे थे, के सुब्रमण्यम, है ना। तो के सुब्रमण्यम जो है ये लीड कर रहे थे। इन्होंने ही सबसे पहले रिकमेंड किया था कि CDS पोस्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल गया कि कारगिल रिव्यू कमेटी हमारा बना था, है ना। सबसे पहले हमारा क्या बना था, द कारगिल रिव्यू कमेटी, है ना। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि द कारगिल रिव्यू कमेटी 2000 में बना था। इसने क्या रिकमेंड किया था, CDS पोस्ट के बारे में। इसको लीड कौन कर रहे थे, सुब्रमण्यम। अभी यहाँ पर ये के सुब्रमण्यम, है ना। अब यहाँ पर यह है कि 2000 के बाद फिर क्या होता है कि 2012 में जो है एक फिर से कमेटी बनता है जिसका नाम था नरेश चंद्र कमेटी, है ना। क्या था, नरेश चंद्र कमेटी, है ना। तो ये हमारे पास में क्या होता है, ये भी रिकमेंड करता है किस चीज़ के बारे में, कि CDS पोस्ट जो है उसका होना ज़रूरी है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 2016 आता है ना। अब ये 2016 में क्या होता है, फिर से एक हमारा कमेटी बनता है जिसका नाम होता है DB शखाटकर कमेटी। अब ये भी रिकमेंड करता है किस चीज़ के बारे में, हमारा बेसिकली कि हमारे पास में CDS पोस्ट होना चाहिए। अब इन सबको देखते हुए 2019 में CDS पोस्ट को हमारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम जो हमारे CDS बनते हैं वो कौन बनते हैं, जनरल बिपिन रावत जो है ना, प्लेन क्रैश में जिनका देहांत हो जाता है उनके बारे में आपको पता ही है ना। तो जनरल बिपिन रावत कौन थे, हमारे फर्स्ट CDS थे। तो याद रखिएगा कि 2000 में द कारगिल रिव्यू से बनते 19 साल के बाद में ही हमारे पास में पोस्ट आता है। तो 2019 में फर्स्ट टाइम हमारे CDS कौन बनाए जाते हैं, बिपिन रावत। अभी हमारे पास में कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि हमारे सेकेंड और करंट में जो है CDS कौन है ना। तो जनरल अनिल चौहान जी, है ना, इसके बारे में याद रखिएगा। अनिल चौहान जी अभी हमारे करंट CDS है ना। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है कि जितने भी हेड ऑफ मतलब हमारे जैसे मान लो कि चीफ ऑफ आर्मी जो है ना, चीफ ऑफ आर्मी हो गए, चीफ ऑफ नेवी हो गए और चीफ ऑफ एयरफोर्स, है ना। तो ये तीनों लोग क्या करते हैं कि रिपोर्ट करते हैं किनको, CDS को। और ये CDS किसको रिपोर्ट करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को, है ना। अब ये डिफेंस मिनिस्टर जो है किनके साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, HM के साथ में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ में। और साथ ही साथ जो है ये HM जो है PM को रिपोर्ट करते हैं। तो पूरा का पूरा यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड यानी डिफेंस से रिलेटेड जो है हमारा पूरा इस तरीके से एक तरीके से चेंज चलता है। तो ये चीज़ें इतना आपको CDS के बारे में क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर ये है कि फील्ड फर्स्ट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ तो हमसे पूछ लिया, तो जनरल बिपिन रावत, इसका जो है करेक्ट आंसर विल बी C। लेकिन क्या 4 ऑप्शन है, तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब। तो ये हमारे कौन थे, फर्स्ट आर्मी चीफ थे, है ना। तो याद रखना कि इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे फर्स्ट आर्मी चीफ कौन बने थे, मार्शल KM करियप्पा साहब, है ना। तो इसके बारे में याद रखना। अब जनरल मनोज मुकुंद नारायण कौन थे, ये हमारे 28th आर्मी चीफ थे, है ना। उसके अलावा यहाँ पर एक और नाम है जनरल मनोज पांडे, ये 29th आर्मी चीफ थे, है ना। तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इतने नंबर के कौन थे। तो 29th आर्मी चीफ भी हो गए, जनरल बिपिन रावत साहब हमारे CDS फर्स्ट थे। अब यहाँ पर ये है कि हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं ना, आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। ये आर्मी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 15th ऑफ जैन को, है ना।
ये 15 ऑफ जैन को हम लोग नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का यानी 2025 का नेशनल आर्मी डे का थीम क्या था, ये पूछा जा सकता है आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो इस साल का जो हमारा थीम था सामर्थ भारत सक्षम सेना, है ना। तो इस साल का हमारा थीम था सामर्थ भारत सक्षम सेना। तो इस साल का थीम था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कि एक क्वेश्चन से हमने कितने सारे पॉइंट को कर लिया। अभी आगे चल के आपसे आर्मी डे के बारे में अगर पूछा जाएगा वो आप क्लियरली आंसर कर दोगे, अगर थीम पूछा जाता है तब भी आप कर दोगे। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। हम लोगों को पता है इसका आंसर जो है, अब मैं आप लोगों को बता भी दे रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग एक एक चीज़ को क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये जेवलिन थ्रो से एसोसिएटेड है, लेकिन रेसलिंग से रिलेटेड, बॉक्सिंग से रिलेटेड, शूटिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम लोग कुछ देखने वाले हैं। जैसे रेसलिंग में अगर हम लोग जाते हैं तो अमान शेरावत का नाम इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना। तो अमान शेरावत हो गए। उसके अलावा जो है विनेश फोगाट, है ना, ये भी न्यूज़ में थी ओलंपिक की वजह से, है ना। तो विनेश फोगाट हो गई। उसके अलावा एक और न्यूज़ में सबसे ज़्यादा था, वो था साक्षी मलिक, है ना। अब ये न्यूज़ में इसलिए थी, कई सारे प्रोटेस्ट वगैरह का भी आप लोगों ने देखा होगा। तो साक्षी मलिक, इन्होंने रिसेंट में भी एक बुक अपना लॉन्च किया है, मेमोयर विटनेस करके, है ना। तो ये बुक के बारे में आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मेमोयर विटनेस जो है बुक किससे रिलेटेड है। तो याद रखना साक्षी मलिक से, ये हमारी रेसलर है। अब यहाँ पर शूटिंग से रिलेटेड 2-3 नाम जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जसपाल राणा, है ना। अब ये शूटिंग से एसोसिएटेड है, बट इनको जो है अभी कोच के लिए अवार्ड दिया गया है ना, स्पोर्ट कोच जो है उसका अवार्ड, कई सारा अवार्ड मिला है। तो जसपाल राणा ये भी हमारे शूटिंग से एसोसिएटेड है। अब यहाँ पर एक और नाम है हमारा मानू भाकर, है ना। तो मानू भाकर, अभी इनको क्या हुआ है कि 2025 का बेसिकली खेल रत्न अवार्ड दिया गया है ना। तो खेल रत्न अवार्ड जो है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2025 का खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है, मानू भाकर को, और ये किससे एसोसिएटेड है, शूटिंग से। तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये है, 1 मिनट, इसको हम लोग खत्म करते हैं, फिर उसके बाद में एक एक करके इसको क्लियर करते हैं। यहाँ तक कि हमारा क्लियर हो गया मेमोयर विटनेस। इस बुक के बारे में आप लोग याद रखिएगा ना। तो जेवलिन थ्रो से हमारे नीरज चोपड़ा साहब एसोसिएटेड। तो इस तरीके से करंट में जो भी आएगा उन सबको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है आपका बेसिकली PYQs ऑपरेशन, इसमें आप लोग इस सीरीज़ को 10 वीडियो का सीरीज 10 दिन का प्लान हमने बनाया है। इसको MCQ टाइप जो है पूरा का पूरा हम कंप्लीट करेंगे। इसको देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत सारा हेल्प होने वाला है। बाकी किसी भी तरीके का आपका डाउट हो 9891460883 जनरल टेस्ट से रिगार्डिंग, और डोमेन स्पेसिफिक में 3 सब्जेक्ट है आपका, पोल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, है ना। इससे रिलेटेड जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशियो से रिलेटेड भी कर सकते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड भी आप कर सकते हैं। तो ये 5 डोमेन स्पेसिफिक जिसको हम लोग लेकर चल रहे हैं, और इस साल जो है आपको प्रॉपर ई-बुक समझो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। सारी चीज़ें जो होंगी CUT से रिलेटेड जो है यहाँ पर ईजिली आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए ठीक है। यहाँ पर जो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, हम लोगों को पता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसका फुल फॉर्म होगा। ये फुल फॉर्म तो हमसे पूछ लिया, चलो ठीक है, क्लियर है। अब ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया हुआ था, है ना। तो इसका मेन मोटिव क्या है कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल डेवलपमेंट के लिए ये बैंक जो है बेसिकली फाइनेंस करेगा। और इसको 1982 में एस्टेब्लिश किया गया, और इसका जो हेड क्वार्टर बनाया गया वहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। तो हेड क्वार्टर जो इसका बनाया गया मुंबई में बनाया गया, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर यह है कि एकता स्थल जो है ये किससे रिलेटेड है। तो याद रखना कि हमारे जो थे 7th प्रेसिडेंट, अब ये 7th प्रेसिडेंट हमारे कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह, है ना। तो 7th प्रेसिडेंट जो थे ज्ञानी जैल सिंह, उनसे रिलेटेड है ना। विजय घाट जो है ये हमारा किससे रिलेटेड है। तो याद रखना कि हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री साहब। ये लाल बहादुर शास्त्री साहब, टाइम पीरियड अगर इनका देखते हैं तो 1964 से लेके 66 तक के ये हमारे प्रेसिडेंट थे, और ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, है ना। कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। क्लियर है यहाँ तक। और इनका जो है डेथ जो होता है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होता है, और इनका जो डेथ है एक तरीके से पूरा का पूरा मिस्ट्री बन के रह गया। किसी भी तरीके से कोई भी एविडेंस हमारे पास में आता नहीं, है ना। तो ये हम लोग देखते हैं कि एकता स्थल हमारे 7th प्रेसिडेंट जो थे उनसे रिलेटेड। अब ये 7th प्रेसिडेंट कब बने थे, तो 1982 से लेके 87 का जो टाइम पीरियड था वहां पर ये प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, है ना। तो इनके बारे में क्लियर रखना। तो फर्स्ट का जो है हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। और विजय घाट जो है उसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री, इसका जो है 3rd हो जाएगा हमारा। अब वीर भूमि जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये राजीव गांधी से रिलेटेड है। वीर भूमि हमारा किससे रिलेटेड है, राजीव
राजीव गांधी से रिलेटेड। और ये राजीव गांधी कौन थे? हमारे 7th PM थे, है ना। तो राजीव गांधी कौन थे? हमारे 7th PM थे हमारे, है ना। कब? अगर टाइम पीरियड देखते हैं तो 1984 से लेके 89 का जो टाइम पीरियड था वहाँ पर जो है राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे कंट्री के। अब आगे हम लोग आते हैं शांति वन, है ना, जिसको हम लोग फॉरेस्ट पीस के नाम से भी जानते हैं ना, फॉरेस्ट पीस के भी नाम से जानते हैं ना। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा, फॉरेस्ट ऑफ पीस, है ना, फॉरेस्ट ऑफ पीस के नाम से जानते हैं। और ये शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है और ये हमारे फर्स्ट PM थे। हम लोगों को पता है कि ये हमारे फर्स्ट PM थे। अब इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जिनका आपको पता होना चाहिए। जैसे इन्होंने बुक लिखा था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना। ये बुक है रिटन बाय, ये क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, ये बुक है, बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है। अच्छा, कुछ चीज़ें और है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, जो कि 1951 से लेके 1956 तक के जिसको रखा गया हुआ था, ये भी जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? जवाहरलाल नेहरू ने ही इंट्रोड्यूस किया था। और जो हमारा ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, ये किस चीज़ पे फोकस कर रहा था? ये एग्रीकल्चर पे हमारा फोकस था पूरा का पूरा। अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक हमारा इकोनॉमिक प्लान जो है ना, बेसिकली इकोनॉमिक प्लान था उस समय, जिसका नाम अगर हम लोग देखते हैं तो हैरोल्ड डोमर प्लान, है ना। तो हैरोल्ड डोमर प्लान जो था उस पे बेस्ड था। तो ये हैरोल्ड डोमर प्लान क्या था? तो याद रखें कि एक तरीके का हमारा इकोनॉमिक प्लान था। और जो पूरा का पूरा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ना, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर अगर प्लान पे हम लोग जाते हैं तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया था? USSR से, है ना। तो 5 ईयर प्लान जो था उसके ही बाद में हमारा पूरा का पूरा जो है 51 से लेके 56 तक के, ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें हमारा देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप इस तरीके का क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग करके देगा तो आपको पता हो जाएगा कि एकता स्थल किससे रिलेटेड है। तो ए का जो है आपका 4 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से विजय घाट किससे होगा? ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से क्लियर करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर पहले ही मैंने बोला था कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो चीज़ें मैं पॉइंट बताता जाऊँगा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत हेल्प होने वाला है। Which of the following standing committee of parliament has no member from राज्यसभा? अब देखो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लोअर हाउस है और जो अपर हाउस है, दोनों से जो है मेंबर चुने जाते हैं। उसके अलावा जो है एस्टिमेट कमेटी जो है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो लोअर हाउस, यानी जो हमारा पार्लियामेंट जो है बेसिकली लोअर हाउस, वहाँ से चुने जाते हैं। और ये 30 मेंबर का जो है ये हमारा कमेटी होता है। और इसका जो चेयरमैन होता है वो डिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन डिसाइड करते हैं एस्टीमेट कमेटी का। अभी एस्टीमेट कमेटी का क्या होता है कि ये प्रपोज करते हैं कि गवर्नमेंट जो है या जो डिफरेंट मिनिस्ट्री है, ये पैसों को किस तरीके से खर्च करने वाला है, ये बेसिकली पूरा का पूरा एस्टीमेट कमेटी बताता है। तो इसलिए इसमें जो है कोई भी मेंबर जो है राज्यसभा से नहीं होते। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आया है, इसका गोल अचीव करने का है 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, GER 100% की बात कर रहे हैं ये 2030 तक के, है ना। अब यहाँ पर ये है कि NEP से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम आया है, ये हमारा 4th NEP है ना। तो 4th नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको हम लोगों ने रिप्लेस किया है 1986 का। जो हमारे पास में सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास कब आया था? 1986 में। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो जो हमारा 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है रिप्लेस NEP 1986, है ना। तो इसके बारे में याद रखना। और साथ ही साथ जो है ये 2030 तक के हम लोग ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है GER को एक तरीके से पूरा का पूरा अचीव करने की सोच रहे हैं, टारगेट रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग डेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड? अब यहाँ पर जो है बहुत अच्छा है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग अब सेलिब्रेट करते हैं। चलो ठीक है, मैं आपको आंसर कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। इसका करेक्ट आंसर तो आपका 5 जून हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखो कि यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है ना, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये जो है इसको डिक्लेयर करता है और इसको सेलिब्रेट करवाता है। अब यहाँ पर ये 21 जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर एक और है, 22 मार्च जो है वर्ल्ड वाटर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब डेट जो है जिसके बारे में आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब किस चीज़ का क्वेश्चन आ गया? रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। चलिए ठीक है, अगर DOG = 26 तो
एल वाई इक्वल टू 43 है, तो बट का आपको बताना है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डी का हम लोगों को पता है कि 4 होता है, ओ का क्या होता है 14 होता है, उसके अलावा जी का क्या होता है हमारा बताइए 7 होता है, यही होता है ना, M13 N14 ये 15 होगा, सॉरी है ना। तो O का 15 होगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो सिंपल सा पता चल रहा है कि ये ऐड कर रहे हैं। तो B का 2 हो जाएगा, I का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, R का क्या होगा और D का क्या होगा +4 है ना। तो एक हमें यहाँ पर नहीं पता है R का, है ना। तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा A to Z लिखेंगे, है ना। तो आपको पता है कि मैं इसका रीजनिंग का सेपरेट जो है लेक्चर भी बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं। तो A का 1 होता है, B का 2 होता है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो R कितने नंबर पे आएगा ये आप लोगों को बताना है। तो M जो है 13 पे आता है, जो कि आधे पे होता है, इसको मैं याद रखा हूँ। उसके बाद में N O P Q R, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 14 15 16 और ये 17 और ये 18 हो जाएगा, है ना। तो 18 हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 2 11 11 4 15 और 18 क्या हो जाएगा 33। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी 33 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा यही है कि जो अल्फाबेट का नंबर है उसको ऐड करके इक्वल टू आपको करना है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है करेक्ट निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सीज हैज हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा किस सी के पास में सबसे ज़्यादा जो है सैलिनिटी है या नमक खारा पानी जो है पाया जाता है। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डेड सी, जिसको हम लोग सॉल्ट सी भी बोलते हैं ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये सॉल्ट सी जो है हमारा इजराइल एंड जॉर्डन जो है उसके बीच में है ना, इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में ये जो है सिचुएटेड है। तो इसको याद रखना कि डेड सी इज आल्सो नोन एज सॉल्ट सी, और ये किसके बीच में है बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। उसके अलावा जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी जो है यूरोप एंड एशिया के बीच में हमारा, है ना, यूरोप एंड एशिया के बीच में। किसी दिन मैप में बताऊंगा, बहुत अच्छे से कवर कर दूंगा, है ना। रेड सी जिसको ये अगर बात करते हैं किसको किसको कनेक्ट करता है, तो मेडिटेरियन सी को वाया सुएज कनाल, है ना। तो मेडिटेरियन सी टू वाया सुएज कनाल, है ना। तो सुएज कनाल जो है आपका इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना। थोड़ा सा राइटिंग जो है दिक्कत कर रहा है क्योंकि मेरे पास में छोटा सा बोर्ड है ना। मेडिटेरियन सी के बारे में अगर बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये मेडिटेरियन सी जो है रेड सी को कनेक्ट करता है। इसके बारे में भी कभी हम लोग मैप में कवर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेड सी जो सबसे ज़्यादा जो है दुनिया भर में सैलिनिटी यानी सबसे ज़्यादा नमक होता है, और सॉल्ट सी के नाम से भी इसको जानते हैं। और इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में हमारा ब्लैक सी जो है हमारा यूरोप एंड एशिया के बीच में, है ना। चलो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI को कौन पब्लिश करता है, ये सिंपल से क्वेश्चन का आपको आंसर करना है ना। तो हम लोगों को पता है कि यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, या यूनेस्को करता है, या IMF करता है, या जो है यूनिसेफ करता है। थोड़ा थोड़ा जो है सबके बारे में हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब देखो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज करता है, क्लियर है। यहाँ पर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा आ गया UN। अब UN जब आ गया तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब UN जो है UN डे सेलिब्रेट करता है 24 अक्टूबर को। UN को कब स्टैब्लिश किया गया 1945 को स्टैब्लिश किया। लेकिन उससे पहले जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइली होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ। फिर वर्ल्ड वार 2 हो जाता है, फिर उसके बाद में जो है ये सारी चीज़ों में बात नहीं करने वाला हूँ। डायरेक्ट बात करता हूँ कि UN जो है स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसके पास में 6 मेन ऑर्गन है। अब ये 6 मेन ऑर्गन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाता। अब ये मेन ऑर्गन कौन कौन सा है एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो हमारे पास में जनरल असेंबली आ जाता है ना। दूसरा हमारे पास में क्या आ जाता है सेक्रेटरीट आ जाता है। तीसरा हमारे पास में क्या आ जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, है ना। चौथा हमारे पास में क्या आ जाता है सेक्रेटरीट, सॉरी ये हमारा सिक्योरिटी काउंसिल होगा, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। चलो ठीक है, ये जो हमारा सेक्रेटरीट हो जाएगा। फोर्थ जो है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ में है, हेग में, है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नीदरलैंड हेग में। तो ये 6 मेन ऑर्गन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना। चलो ठीक है, अब उसके अलावा जो है हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो हमारे जनरल असेंबली हो गया, उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, ICJ। तो ये कितना हुआ हमारे पास 1 2 3 4 5। तो ये एक तो मिसिंग है हमारे पास में मेन ऑर्गन में, है ना। तो जो एक बार देख लेता हूँ मैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, एक मिनट, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। एक और है हमारा कोई, है ना, ट्रस्टीशिप काउंसिल, है ना। तो एक हमारे पास में ट्रस्टीशिप काउंसिल आता है ना, ट्रस्टीशिप काउंसिल, है ना। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये एक और हमारे पास में आता है। तो ये 6 मेन ऑर्गन है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें फर्स्ट जज थे इंडियन जज, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। उसका नाम जो था नागेंद्र सिंह, है ना। नागेंद्र सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको मेन ऑर्गन से क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं UN के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं
कि मेन ऑर्गन के साथ साथ जो परमानेंट मेंबर है एंड जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसके बारे में देखते हैं। तो एक तो हम लोग जानते हैं कि 5 जो है इसके पास में परमानेंट मेंबर है और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है। तो 5 जो परमानेंट मेंबर है जिसके पास में क्या होता है, वीटो पावर होता है ना। तो ये वीटो पावर वाला जो है पूछा जाता है कि यूएन में कौन से कंट्री के पास में वीटो पावर है ना। तो वो कंट्री कौन कौन सा है हमारा, चाइना है, फ्रांस है, यूके है, यूएस है एंड रशिया है। तो ये 5 कंट्री है जिसके पास में यूएन में वीटो पावर है। तो इसके बारे में आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा यूएन के बारे में तो हमें पता चल गया। अब यूनेस्को, तो यूएन जो है ये भी यूनेस्को का ही पार्ट है एक तरीके से। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जो हेड क्वार्टर है वहां से जो है क्वेश्चन बन सकता है, वो है वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है ना। तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर। यूनिसेफ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जैसे आईएमएफ आया वहां पर मैं कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो है आपका वर्ल्ड बैंक है ना। तो वर्ल्ड बैंक के जो है मेन 4 कंपोनेंट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक के जो 4 पार्ट है वो कौन कौन से है ना, जिसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो आपका आईबीआरडी है ना, आईबीआरडी। दूसरा जो है आईडीए है ना, सबका मैं फुल फॉर्म भी बता दूंगा, टेंशन मतलब आप। आईएफसी है ना, और उसके अलावा जो है मीगा। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन जो है किसके अंदर में आता है, वर्ल्ड बैंक के अंदर में आता है। अभी इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसके अलावा जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और डेवलपमेंट है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए आईबीआरडी के बारे में। तो ये 4 जो है बेसिकली वर्ल्ड बैंक का जो है ये पार्ट हमारा है ना। चलो अगला जो है हमारे पास में पेनिसिलियम जो है एक तरीके का हमारा फंजाई है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता दूंगा जब जनरल साइंस वाला, जब मैं वहाँ पर सेपरेट जो 1 घंटे का सेशन लूंगा तो वहाँ पर इस तरीके का बैक्टीरिया से रिलेटेड अल्काई से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड बैक्टीरिया, फंगी से रिलेटेड हो गया। उसके अलावा जो है बेसिकली जो है फिजिक्स वाले जो पोर्सन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे है ना, एक एक करके जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2022 का। ये हम आई थिंक ये क्वेश्चन पेपर जिसमें 2021 का जो है 8 से 10 महीने पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक्ट्रेस एंड मॉडल हन्ना संधू के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ये पता है कि मिस यूनिवर्स 2021 थी। तो ठीक है, इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये है कि करंट अफेयर में इस तरीके से अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड जब मैं आपको कवर कराऊंगा इसी पार्ट में, मतलब इसी प्ले लिस्ट में, तो आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, उससे आपको बहुत अच्छे खासे लेवल पे हेल्प हो जाएगा। अगला जो हमारा यहाँ पर जो है यूक्रेन का जो है कैपिटल पूछा जा रहा है, श्रीलंका का पूछा जा रहा है, तुर्की का, पोलैंड का। तो हम लोगों को पता है कि तुर्की का जो है क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमें मान लो कि कुछ भी नहीं पता है, तो श्रीलंका का पता है कि कोलंबो है ना। तो हम क्या देखेंगे कि बी का जो है 3rd होगा है ना, सबसे पहला। उसके अलावा जो है तुर्की का क्या है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है ही है ना। तो इसका तो आंसर आपको इजीली पता चल ही जाएगा, मैं बता ही दूंगा। लेकिन यूक्रेन का जो है अगर हम लोग देखते हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कीव हो जाएगा। और इसका जो है हमें करेंसी पता होना चाहिए, ये करेंसी क्या है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो हेरनिविया है ना, तो ये इसका जो है हेरनिविया जो है इसका कैपिटल है। श्रीलंका है ना, तो श्रीलंका जो है इसका अभी कैपिटल देखते हैं तो कोलंबो नहीं है, जयवर्धन है, पूरा कोट्टे। आप इस तरीके से समझो कि इसका जो है कोट्टे है ना, कोटे। और इसका जो है श्रीलंकन रूपी है ना, तो श्रीलंकन रूपी जो है इसका करेंसी है। और उसके अलावा जो है तुर्की के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो तुर्की का जो है क्या है हमारे पास में, इसका जो अगर करेंसी देखते हैं तो बेसिकली जो है लीरा है ना, लीरा जो है तुर्की का करेंसी है। पोलैंड का जो है हमारा जुलोटी इसका करेंसी है ना। तो ये कुछ जो है करेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तुर्की का जो कैपिटल अगर हम लोग देखते हैं तो कीव हो जाएगा। उसके अलावा जो है पोलैंड की कैपिटल देखते हैं तो वर्सो हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि डी जो है 2 पे है ना, तो डी किस में 2 है, तो यहाँ पर जो है डी में 2 है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक करके हम लोग ये भी जो क्लियर कर लिया और साथ ही साथ जो है हमारा करेंसी भी क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी। इसमें से कौन सा ऐसा बिल है जिसको हर हाउस में सेपरेटली पास करना पड़ेगा। तो कोई भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का जो है प्रोविजन आर्टिकल 368 प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20 जो है वो हमें ये प्रोविजन देता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह है कि अमेंडमेंट से रिलेटेड जो हमारा 368 हो गया। अब मनी बिल से रिलेटेड हमारा कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 1110 जो है ये डील करता है मनी बिल से रिलेटेड। कोई भी बिल फाइनेंस बिल होगा या नहीं ये कौन सा डिसाइड करता है, इसी में जो है 110 से लेके 117 तक जो है बेसिकली उसका 1 एंड जो 117 का 3rd है ना। तो ये दोनों आर्टिकल जो है बेसिकली किससे बात करता है, फाइनेंस बिल से रिलेटेड। ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड जो है हमारे पास में प्रोविजन कहाँ पर है, आर्टिकल 107 एंड 108 ये बात करता है ऑर्डिनरी बिल के बारे में। तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली पार्लियामेंट में सेपरेटली अगर पास कराना है तो कौन सा करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मनी बिल जो है एक तरीके से फाइनेंस बिल जो है फाइनेंस मिनिस्टर करती है। ऑर्डिनरी बिल जो है ये भी जो है किसी जरूरत नहीं है कि एक ही हाउस में मतलब
दोनों हाउस में पास करना पड़ेगा मेजोरिटी से, है ना। तो कोई भी कानून आप जब बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, दोनों हाउसेज में आपको मेजोरिटी के साथ में पास कराना पड़ता है। जैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या, एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी, जाहिर सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो लेस देन एट द सी लेवल, है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग, है ना। तो ये देखो कि ब्रह्मो समाज, उसके अलावा सत्यशोधक समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे। अब ये हमारा कब स्टेब्लिश किया जाता है, 1828, ये सबको पता है ना। लेकिन ब्रह्मो समाज से रिलेटेड जो है फादर ऑफ मॉडर्न रिनाइंस जो है इनको बोला जाता था, है ना, किनको, राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आपको फादर ऑफ, ये कुछ चीज़ें जिसको मैं लिख रहा हूँ इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न रिनाइंस, है ना। तो इनको बोला जाता था। अच्छा, इनको जो राजा का टाइटल दिया गया हुआ था, ये राजा का जो टाइटल दिया गया हुआ था अकबर टू, है ना। तो अकबर टू जो था वो टाइटल दिया था। अच्छा, इनकी कुछ न्यूज़पेपर वगैरह भी थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो न्यूज़पेपर कौन कौन से थे, जैसे आपका जो आता है संवाद कौमुदी, है ना, संवाद कौमुदी, एंड जो है आपका क्या आता है मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, है ना, मिरातुल अखबार। तो ये कुछ न्यूज़पेपर जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये तो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड कुछ चीज़ें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, है ना, अकबर टू टाइटल वाला, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। सत्यशोधक समाज जो थे ज्योतिबा फुले। तो इसका देखो बी का जो है 4, बी का 4 जो है 2 जगह पे 3 जगह पे, है ना, यहाँ पर समझ में आ रहा है। बी का 4 जो है 3 जगह पे है। अब उसके अलावा जो है हम लोग देखते हैं ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय। तो ए का थर्ड कहाँ पर है, तो ये दोनों में भी है ना। तो अब यहाँ पर जो है बेसिकली अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बच गए, है ना। अभी इस 2 ऑप्शन में हमें फाइंड करना है। अब यंग सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी हमें पता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बोला जाता था, पॉलिटिकल टीचर बोला जाता था महात्मा गांधी जी का, है ना। तो गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है डी का जो है हमारे पास में 2 किस्में है। तो डी का दो जो है इसमें है, तो डी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, है ना। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेड क्वार्टर ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आरबीआई एक्ट हमारे पास में कब आता है, आरबीआई एक्ट जो आता है हमारा 1934 में आता है। आरबीआई को एस्टेब्लिश किया जाता है 1935 में, और उसके अलावा जो है 1949 में जो है हमारा आरबीआई को नेशनलाइज किया जाता है ना। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर था, मुंबई, है ना। तो मुंबई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मुंबई को क्या बोला जाता है हमारा, जल्दी बताइए आप लोग। मुंबई को सिटी ऑफ 7 आइलैंड, है ना। तो क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ 7 आइलैंड, है ना। तो सिटी ऑफ 7 आइलैंड भी इसको बोला जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपको कोलकाता को क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है ना। तो सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। और पहले जो था बेसिकली हमारा कैपिटल जो था 1911 से पहले तक के कैपिटल क्या था, कलकत्ता ही था, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ मुंबई हमारा क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है ना, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। तो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी हमारा क्या हो जाएगा, ये मुंबई हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया जो है हमारा कहाँ पर लोकेटेड है, ये मुंबई में ही है ना, गेटवे ऑफ इंडिया। साथ ही साथ जो है कुछ चीज़ें और जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। एक तो जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है वारली, है ना। ये वारली क्या है, पेंटिंग है ना। वारली पेंटिंग जो है कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड, याद रखना। और साथ ही साथ जो है तमाशा फोक डांस फॉर्म जो है ये भी जो है महाराष्ट्र से रिलेटेड है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है हमारा, मुंबई में ही है ना। तो डी इसका क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। अब हम लोगों को पता होगा कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 है ना। तो आर्टिकल 280 जो है बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी इंडिया में एक फाइनेंस कमीशन होगा। तो अगर फर्स्ट टाइम जो देखते हैं तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कौन थे हमारे चेयरपर्सन की अगर बात करते हैं तो केसी नियोगी, है ना। तो ये हमारे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन हुआ करते थे, केसी नियोगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे, तो एनके सिंह हो जाएंगे। लेकिन करंट में अगर पूछा जाता है आपसे कि करंट में जो है हमारे चेयरपर्सन कौन है फाइनेंस कमीशन के, तो इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा अरविंद पिनगारिया जी जो है हमारे करंट में चेयरपर्सन है ना, अरविंद पिनगारिया जी, है ना। तो अरविंद पिनगारिया जी हमारे कौन है अभी रिसेंट में चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 केसी नियोगी फर्स्ट थे हमारे, और अभी करंट में हमारे ये है। चलिए ठीक है, हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO का जो है हेड क्वार्टर कहाँ होगा, ये स्पेशल एजेंसीज ऑफ UN है ना। तो स्पेशल एजेंसी
जो है हमारे, अगर हम लोग देखते हैं कि स्पेशल एजेंसीज जो है हमारे यूएन के, उसके अंदर में WHO आ जाएगा, आपका WTO आ जाएगा, है ना, WMO आ जाएगा, ILO आ जाएगा, है ना। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल एजेंसीज ऑफ यूएन के अंदर में आएगा, जहाँ पर मैं इसको डिटेल में इस बार कवर करूंगा, जो कि जनरल टेस्ट के अंदर में आपका आएगा, है ना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सैमसंग जो है मोबाइल बना रहा है, तो एक्सन क्या बनाएगा? तो सैमसंग जो है बेसिकली एक तरीके का ये हमारा ब्रांड है ना। अब ये ब्रांड जो है मोबाइल को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इसका प्रोडक्ट जो है मोबाइल है। तो एक्सन क्या है? एक्सन जो है बेसिकली हमारा ये एक ब्रांड है जो क्या प्रोड्यूस करता है? शूज को प्रोड्यूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच मैरियाना इज लोकेटेड इन। तो हम लोगों को पता है कि ये पैसिफिक ओशियन का जो है नॉर्दर्न वाला जो पार्ट है वहां पर ये लोकेटेड है, बट यहाँ पर ये डीप में नहीं पूछ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सी बता देना है सिंपल सा कि पैसिफिक ओशियन में जो है डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच जिसका नाम मैरियाना है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? हमारा पैसिफिक ओशियन में। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 TB जो है अप्रोक्सीमेटली जो है कितने को जो है ऑक्यूपाई करता है स्पेस साइज की अगर बात करते हैं? तो अगर आप लोग जाइएगा तो यहाँ पर कई जगह पे आपको जो है 1000 GB जो है देखने को मिल जाएगा, लेकिन टेक्निकली अगर आप जब देखेंगे तो बेसिकली आपके पास में 1024 जो है GB देखने को मिलेगा। तो डी जो है टेक्निकली अगर हम लोग देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग किसको जानते थे? लता मंगेशकर जी को जानते थे। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इंदिरा गांधी जी के बारे में, विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो थी फर्स्ट वुमेन UN प्रेसिडेंट थी, है ना। यूएन में फर्स्ट महिला, भारतीय महिला जो है अध्यक्ष बनी थी, है ना। तो इसके बारे में याद रखना। इंदिरा गांधी जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी जो थी हमारी एक तो फर्स्ट वुमेन PM भी थी और फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। भले ही फुल टाइम नहीं थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी, भले ही 1 साल के लिए 2 साल के लिए। अगर फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में आपसे पूछा जाता है तो निर्मला सीतारमण जी होंगे, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, इंदिरा गांधी जी के बारे में देखते हैं तो एक बुक जो है इनका बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी जनरल टेस्ट में, है ना। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उस बुक का नाम जो है इटर्नल इंडिया, है ना। तो उस बुक के बारे में आपको पता होना चाहिए, इटर्नल इंडिया, है ना। उसके अलावा जो है सरोजिनी नायडू के बारे में देखते हैं तो हम लोगों को पता है कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर जी जो थी यूपी की, है ना। और साथ ही साथ जो है इनको जो है टाइटल दिया गया हुआ था सरोजिनी नायडू जो है इनका जो है बेसिकली हम लोग देखते हैं तो बेसिकली इनको कोई टाइटल वगैरह तो नहीं, बहुत सारे टाइटल वगैरह मिले थे जिनको इन्होंने रिटर्न वगैरह भी कर दिया था। लेकिन इनका एक जो बुक है उसके बारे में जिस तरीके से इटर्नल इंडिया, उसी तरीके से सरोजिनी नायडू के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो द बर्ड ऑफ टाइम, है ना। द बर्ड ऑफ टाइम, इसको मैंने पहले ही बताया था, द बर्ड ऑफ टाइम, इसको आपको पता होना चाहिए। द बर्ड ऑफ टाइम जो है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जहाँ से जो है क्वेश्चन आपसे बन सकता है ना। चलिए ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड जो है बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद गांधी जी ने अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है छोड़ दिया था, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जो है बेसिकली काकोरी एपिसोड के बाद में, या चौरी चौरा एपिसोड के बाद, या यंग बंग एपिसोड के बाद, ये जलियांवाला। तो जलियांवाला जो है 1919 में हुआ था। तो ये तो कहीं से भी एंगल से, किसी भी एंगल से नहीं पता चलता है। ये चौरी चौरा जो था ये भी 1922 में था और ये भी 1922 में था, और ये हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में स्टार्ट हुआ था। तो हमें कुछ देर के लिए समझ में आ रहा है कि इसी दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, है ना। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो चौरी चौरा जो था उसके बाद में गांधी जी ने बेसिकली क्या कर दिया था, इसको अपना विड्रॉ कर लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, है ना। अब गांधी जी के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे उनका जो है यंग इंडिया, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, यंग इंडिया। उसके अलावा जो है आपको इंडियन ओपिनियन, है ना, इंडियन ओपिनियन। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है लेकिन सुनते रहिएगा आप लोग। नवजीवन, है ना, नवजीवन। उसके अलावा जो है ये क्या हुआ था, इनसे रिलेटेड एक और चीज़ जिसको अभी हम लोग रिसेंट में सेलिब्रेट भी किए हैं, वो हमारा है 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, PBD सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके बारे में याद रखना कि 9 जनवरी 1915 में जो है ये साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए थे। उसके ही बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आ रहे हैं तो अब उस डे पे हम लोग क्या करेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करेंगे, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये जो है हमारे चौरी चौरा के बाद में हम लोगों ने ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को छोड़ दिया था। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आपका ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, पासेज से रिलेटेड। अब जो पासेज जो होता है क्या होता है कि दो पहाड़ियों के बीच का जो है हमारा जो है बेसिकली गैप जो होता है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको हम लोग पास बोलते हैं ना, जिसको दर्रा भी बोलते हैं हिंदी में। चलिए ठीक है, तो ये दो पहाड़ियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है या जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
पास बोलते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि माना कहाँ पर है, नाथुला कहाँ पर है, जोजिला कहाँ पर है, शिव किला कहाँ पर है। तो पहले जो है ना मैं कुछ चीज़ें जो है, कुछ पासेस जो है आपको बता रहा हूँ, जिसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, सेला पास है ना, तो सेला पास हो गया हमारा। दूसरा जो हमारे पास में क्या आता है, दीपहू पास है ना, दीपहू पास। ये सबको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बोंडीला पास हमारा जो है अगला आता है ना, बोंडीला पास, ठीक है। अगला जो है हमारे पास में क्या आता है, यंग यैप पास है ना, यंग यैग पास। ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब आगे हम लोग आते हैं तो हमारे पास में क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो है सबसे ज़्यादा जो फेमस है जोजिला पास है ना, जोजिला पास जो है ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड से रिलेटेड अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, माना पास है ना, पहले ये सब सुन लेना, उसके अलावा जो है इजीली तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब सिक्किम से रिलेटेड जो आते हैं तो सिक्किम से रिलेटेड जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, नाथुला पास है ना, उसके अलावा जो है जालेपा पास, जालेपा पास, ये कुछ पास है जो कि सिक्किम से रिलेटेड। अच्छा सिक्किम से रिलेटेड थोड़ा सा बात कर ले, रहने दीजिए, उसको हम लोग अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो वहाँ पर करेंगे। हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में क्या सा है, रोहतांग पास है ना, पहला तो हमारे पास में रोहतांग पास आ गया। उसके अलावा जो है दूसरा हमारे पास में शिव किला पास है ना, और तीसरा हमारे पास में बड़ा लाचला पास है ना, बड़ा लाचला पास। तो ये कुछ पास है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा सिक्किम जो है हमारा, ये हमारा इंडिया का पार्ट नहीं था, बट हमारा जो है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है उसमें हम लोग जो है 1975 में जो है इसको अपने कंट्री का पार्ट बनाते हैं। तो याद रखना कि सिक्किम से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। अब ये पूरा अगर आपको पता है तो आप इजिली जो है क्लियर कर दोगे है ना। तो अब आप हमें बताओ कि इसका करेक्ट आंसर किस तरीके से हम लोग करेंगे। जोजिला कौन से स्टेट में होगा, नाथुला कहाँ पर होगा, माना जो है उत्तराखंड से रिलेटेड है ना, जोजिला जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड होगा, नाथुला जो है हिमाचल से होगा, शिव किला सिक्किम से होगा, गलत हो गया बिल्कुल, नाथुला जो है हमारा सिक्किम से रिलेटेड है ना। तो इस तरीके से जो भी लिस्ट मैंने आपको दिया है उसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट पीछे करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बीच बीच में क्वेश्चन को अगर पढ़ना हो तब भी आप रोक सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर नहीं करता हूँ क्योंकि ये तो मैच ऑफ द फॉलोइंग है जो कि यहाँ पर है भी नहीं है ना। तो आप इसको अपना जो है इस तरीके से कर सकते हैं कि ए का जो है इतना नंबर होगा, थर्ड होगा, बी का जो है फोर्थ होगा, इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अपना नोट डाउन करते रहिएगा तो आपके लिए ईजी होगा। ईवीएम जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसी तरीके से एटीएम का जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है इसका जो है क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एटीएम से रिलेटेड भी, ईवीएम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रोम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बन चुका है, रैम से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है, जीबी से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जहाँ से जो है बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन बनता जा रहा है। तो आर्टिकल 368 मैंने अभी रिसेंट में ही पढ़ाया था कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है ना। आर्टिकल 40 जो है ये हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है हमारा है ना, विलेज पंचायत उससे रिलेटेड है। उसके अलावा जो आर्टिकल 61 जो है इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, और ये इम्पीचमेंट किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 352 जो है हमारा इमरजेंसी से रिलेटेड है ना, तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है हमारा इससे रिलेटेड। तो आप सिंपली जो है आप इसमें कर लोगे है ना। तो आप बताओ कि किस चीज़ से रिलेटेड है। अब हमारे पास में 352 है, 356 है, 360 है ना। इस तरीके से जो है 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास में इमरजेंसी का प्रोविजन है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब एन अटॉल इज, ये अटॉल क्या है, ये लेक है, ये लेगून है, या लेक ग्लेशिएटेड माउंटेन है, या रिंग शेप्ड आइलैंड है विद ए लेगून एट द सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। रिंग शेप जो है आइलैंड है जो कि लेगून के सेंटर में है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विच कंट्री विल बी होस्ट द G20 समिट इन 2023। तो सबको पता है कि इंडिया ये कर रहा था। चलो ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, तो आपको पता है कि WC बैनर्जी किए थे या AO ह्यूम किए थे, महात्मा गांधी किए थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इन दोनों लोगों को तो यहाँ से हटा दीजिए। अब आपको बताना है कि WC बैनर्जी किसने किया था या AO ह्यूम ने। तो हम लोगों ने पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री में, ये हमारे AO ह्यूम किए थे, और ये जो है 1885 में जो है हमारा INC जो है स्टैब्लिश हुआ था। इनका जो सेशन है वहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाता है। उसको भी मैं आगे वाले सेशन में प्लेलिस्ट जो पूरा का पूरा बना रहा हूँ CUT से रिलेटेड, उसको चेकआउट कीजिएगा। इस तरीके का पूरा क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये जो है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है कि ट्रायंगल को जो है इस तरीके से अगर हम लिख रहे हैं, T के बाद में U गैप V लिख रहे हैं, R के बाद में S गैप T लिख रहे हैं, उसके अलावा जो I के बाद में J गैप K लिख रहे हैं, उसके अलावा जो A के बाद में B गैप C लिख रहे हैं, उसके अलावा N के बाद में M गैप, हम उसके बाद में हम लोग क्या लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं, G के बाद में H गैप,
आई लिख रहे हैं, उसके अलावा जो है एल के बाद में एम गैप एन लिख रहे हैं, ई के बाद में एफ गैप जी लिख रहे हैं। तो ये जो है बेसिकली इस तरीके से लिख रहे हैं। तो आर ई सी टी 4 का भी मैं सिंपल अगर बता दूंगा तब भी आप कर लेंगे। आर के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, एस गैप टी हो जाएगा, ई के बाद में एफ गैप जी हो जाएगा, सी के बाद में डी गैप ई हो जाएगा, टी के बाद में पी क्यू आर एस टी यू वी हो जाएगा। तो टी जी ई वी चारों है आपका सिंपल सब में है ना। तो ये 3 ऑप्शन तो हमें समझ में आ रहा है कि एक तो यहाँ से हटा दो, टी जी ई वी है। चलो ठीक है, तो ये अभी हम लोग कहाँ तक कर रहे थे, टी तक कर रहे थे। तो ए एन जी एल ई अभी आगे कर लो आप, है ना। तो ए के बाद में बी गैप सी, तो टी जी ई वी सी वाला कौन सा है, सब में सी है। चलो ठीक है भाई साहब। एन के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, ओ, तो पी आ जाएगा। सी पी वाला कौन सा ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में। चलो ठीक है। जी के बाद में एच गैप हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। सी पी आई वाला कौन सा है, सब ऑप्शन में भाई साहब। उसके अलावा जो है एल के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, एम गैप एन हो जाएगा, जे के एल एम एन है ना। तो एन हो जाएगा, तो पी आई एन जी है ना। तो पी आई एन वाला जो है ये अभी हमारे पास में है। उसके अलावा जो है ये भी हमारा ऑप्शन कट हो चुका है ना। तो ये हमारे पास में क्या बता है, ई के बाद में हमारा एफ गैप जी है ना। तो ये जो है हमारा पूरा बन जाएगा टी जी ई वी सी पी आई एन जी है ना। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। चलो ठीक है। 2 के बाद में 9 है, 28 है, उसके अलावा 65 है। चलो ठीक है। तो 1 का क्यूब प्लस 1 अगर करते हैं तो ये हमारे पास में 2 आ जाएगा। उसके अलावा जो है 2 टू दी पावर 3 प्लस 1 करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो 8 + 1 = 9 आ जाएगा। अगर 3 पे अगर हम 3 करते हैं तो ये, उसके अलावा 27 + 1 28 आ जाएगा। उसके अलावा जो है 4 तो अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, +1 अगर करते हैं तो 65 आ जाएगा। तो उसी तरीके से ये हम अगर करते हैं और +1 करते हैं तो ये हमारे पास में 126 जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो सिंपल सा यही है ना, क्यूब वाला चल रहा है यहाँ पर। चलो ठीक है, ये सब भी मैं क्लियर कर दूंगा। ए के बाद में सी आ रहा है, सी के बाद में ई आ रहा है, ई के बाद में जी आ रहा है। तो ए के बाद में बी गैप है भाई साहब, सी के बाद में डी गैप है, ई के बाद में एफ गैप है, तो जी के बाद में एच गैप रहेगा। आई से कितने स्टार्ट हो रहा है, 1 स्टार्ट 2 स्टार्ट, ये 2 को काट दो। तो आई का जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 के बाद में जो है 5 है, मतलब 2 के बाद में 5 है, 3 5 3 8 8 3 11 3 14। तो आई का 14 कहाँ पर है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। तो सिंपल सा है, एक तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल भी आपको देखना पड़ रहा था और आपको जो है न्यूमेरिकल भी देखना पड़ रहा था, है ना। तो इस तरीके से जो है इजीली हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। जनरल टेस्ट का जो है मोस्टली आपको जो है 10,000 प्लस MCQ जो है मैं सॉल्व कराऊंगा और इसी तरीके से कराऊंगा। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। तो सिर्फ और सिर्फ आंसर देखने के चक्कर में आप मत रहना। जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो करते रहिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। और हमारा जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया हुआ है, 9891460883। और इसका नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो हमारा वेबसाइट जो है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, नोट्स वाले सेक्शन में, जहाँ पर मैंने बहुत सारे PDF एज ए नोट्स जो है अपलोड किया हुआ है, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।